नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से अध्याय 2 तलाश। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि नेहरू जी के मन में आया कि वो भारत के विषय में लिखें, लेकिन वो लिखते कैसे। वो उनकी तलाश करना चाहते थे भारत की, कि उन्होंने शुरू में भी बताया है कि वो कोई विद्वान तो है नहीं, कोई पैगंबर नहीं है वो, और कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो भविष्य के बारे में लिख सके। वो वर्तमान के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन वो उसके बारे में जानेंगे तभी उसके बारे में लिख पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न पहले भारत के विषय में जाना जाए, तभी मैं उसके बारे में लिख पाऊंगा। तो इस पाठ में तलाश में सबसे पहले जो पहला पार्ट है, नेहरू जी ने उसका वर्णन किया है भारत के अतीत की झांकी। ये लेसन थोड़ा बड़ा है, तो हम इसके लिए 3-4 वीडियो बनाएंगे, जिससे कि वो पार्ट में डिवाइड हो जाए। और एक बार अगर हम बनाएंगे तो इसके 3-4 घंटे लग जाएंगे बनाने में। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो में पढ़ेंगे इसकी समरी को, और जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। तो तलाश पाठ में नेहरू जी ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, और वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन हमारा भारत कैसा था, उसकी विशेषताएं कैसी थी, और ये वह समझाने की कोशिश करते हैं क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। यानी कि भारत में जो शक्ति थी, आत्मनिर्भर था, उसके अंदर बहुत सी ऐसी विशेषताएं थी। तो वो बता रहे हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। और वे इस बात पर विचार भी करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। यानी आधुनिक जो विश्व है और देशों के आगे हमारा भारत कौन से स्थान पर टिकता है, यानी कि उसका कितना विकास हो चुका है। अब वे बता रहे हैं कि भारतीय सभ्यता है वह 5-6 हजारों वर्ष पुरानी है, और उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में भी हिला नहीं। उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा, हजारों वर्ष पुराने पर्वों को देखा, जो भारत की महानता का प्रतीक है। यानी वो जगह जगह घूमे, हर जगह पुराने स्मारक देखे, पुराने जो है नदियां हैं, हमारी पवित्र नदियां हैं। इस तरह से उन्होंने भारत की खोज की, भारत की तलाश करनी शुरू कर दी। अब वे भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर पड़ा है। वे लोगों से पूछते भी थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या मतलब है, और उन्हें भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियाँ और जनता सबसे प्रेम था। वो ये कहते थे कि भारत में इतनी विविधता होते हुए भी एकता का समावेश है। तो बच्चों, भारत के अतीत की झांकी में नेहरू जी बता रहे हैं कि जो बीते सालों में उनका हमेशा से ये प्रयास रहा है, उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो भारत को समझे और बीते समय में उसकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करे। कभी कभी उनके मन में विचार भी आता था कि भारत आखिर है क्या, इसका अतीत क्या है, यानी कि भारत क्या है और इसका इतिहास क्या है, इसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं छिपी हुई है, उसकी जो प्राचीन शक्ति थी वो कैसे खो गई। यानी कि पहले आत्मनिर्भर था भारत, तकनीकी विकास में सबसे आगे था भारत, तो उसकी जो शक्ति थी वो कैसे खो गई। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, और भारत के पास ऐसा क्या है जिसको हम जानदार कह सकते हैं, और वह आधुनिक विश्व के साथ तालमेल कैसे बिठा सकता है, कि जो उस समय दूसरे देश थे, उनकी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उनके साथ और तकनीकी दौड़ में वो कैसे मुकाबला कर सकता है, कैसे तालमेल बिठा सकता है। अब उस समय नेहरू जी जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर एक टीले पर खड़े थे। तो वो वहाँ पर भी जाते हैं, मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर। तो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी था, तकनीक थी, तो आज के साथ अगर मुकाबला किया जाए तो नेहरू जी को लगता था कि उस समय की जो वो सभ्यता थी वो बहुत विकसित सभ्यता थी। जैसा कि आप
चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि मोहनजोदड़ो की एक नाली का चित्र है, उसका विशाल प्रवेश द्वार है और उसकी एक तरफ नेहरू जी खड़े हैं। अब बेटा आपने पिछली कक्षाओं में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपनी हिस्ट्री की जो पुस्तक है उसमें ज़रूर पढ़ा होगा, और क्योंकि ये सभ्यता जो है वो 5000 साल पुरानी है और यह सभ्यता है वह पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी, यानी बहुत विकसित सभ्यता थी। यहाँ के जो घर बने हुए थे, वहाँ का जो हर तरह की जो सुविधाएं थी, तो बहुत ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए नेहरू जी ने सोचा कि क्यों न भारत की तलाश की जाए, यानी कि भारत को खोजा जाए, उसके बारे में जाना जाए। आखिर भारत की ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने उसे आज तक जीवंत रखा, यानी कि जीवित रखा। अब भारत में ऐसी शक्ति यानी कि ऐसी दृढ़ शक्ति रही है कि उसे कोई डिगा नहीं सका, यानी कि हिला नहीं सका। यदि हम 5000 साल पीछे जाते हैं तो हम पाएंगे कि भारत का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता, क्योंकि भारत उस समय इतना विकासशील देश था। 5000 साल पीछे जाकर देखें तो उस समय उसके आगे कोई भी ऐसा देश नहीं था जो टिक सकता हो, क्योंकि उस समय हमारे देश में क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और विदेशों से लोग उस सभ्यता को जानने के लिए आते थे। और हमारी जो देश की जनसंख्या है वो इतनी विशाल है, यानी इतनी अधिक होते हुए भी उसमें मजबूती के साथ एकजुटता बनी हुई है, यानी सभ्यता संस्कृति इतनी महान है, इतनी जनसंख्या होते हुए भी उसमें एकजुटता है, समानता है, यानी वो बिखरे हुए नहीं है, विविधता होते हुए भी एकता है, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं लोग। इसलिए उनकी एकता के कारण ही, मिलजुल कर रहने के कारण ही भारत की जो मजबूती है उसको कोई हिला नहीं सका। अब इसके स्थायी रूप से टिके रहने का यही कारण है कि इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक सभ्यता का आधार है। यानी जिस प्रकार का जीवन आज हम जी रहे हैं उससे कहीं अधिक विकसित सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। यानी कि आज के जीवन से अगर तुलना की जाए, नेहरू जी कहते हैं कि जो 5000 साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सभ्यता ज़्यादा विकसित थी। अब जो भारत की सभ्यता ने अन्य देशों जैसे फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर, इन सब के लोगों की संस्कृति को प्रभावित किया, यानी कि भारत ने अपनी संस्कृति से इन लोगों को प्रभावित किया, इन देशों के लोगों को, और स्वयं भी उनकी संस्कृति से प्रभावित हुआ। यानी कि दोनों पर ही एक दूसरे की संस्कृति का प्रभाव पड़ा, यानी कि उनकी संस्कृति से भारत ने सीखा और अपनी संस्कृति उनको सिखाई। नेहरू जी ने विदेशी विद्वानों के साहित्य का अध्ययन भी किया। जो विदेशी विद्वान थे उनके जो साहित्य थे, उनका जो लिटरेचर था, उनका अध्ययन भी नेहरू जी ने बहुत अच्छी प्रकार से किया, क्योंकि वो विदेशी संस्कृति उनके बारे में भी जानना चाहते थे, तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो इसलिए उन्होंने जो सभी साहित्य है उनको पढ़ना सही समझा, उचित समझा। अब उनका जो है वो कश्मीर के साथ एक विशेष लगाव था, विशेष प्रेम था, क्योंकि कश्मीर से उनका खून का रिश्ता था। और भारत में बहने वाली जो नदियां हैं उनसे भी नेहरू जी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, क्योंकि पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ये हमारे देश की पवित्र नदियां हैं, तो नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए थे। आपको पता ही कि हमारे देश का नाम जो इंडिया है और हिंदुस्तान है वो इंडस और सिंधु नदी के आधार पर रखा गया है। जब नेहरू जी भारत की तलाश में निकले थे, यानी भारत की खोज की उन्होंने, तो उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली थी, जैसे उन्होंने पवित्र नदी गंगा को देखा। अब जिसके साथ न जाने कितने ही नृत्य, उत्सव, नाटक, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो पौराणिक कथाएं बच्चों, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं भगवान कृष्ण का, कि भगवान कृष्ण कैसे यमुना नदी के किनारे
बांसुरी बजाते थे और भी बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई है, पौराणिक कथाएं। तो लोगों में श्रद्धा थी उन नदियों के प्रति, लोग उनकी पूजा करते थे। और इसी प्रकार भारत की जो पवित्र नदी गंगा है वो आज भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी कहती है। यानी कि लोग गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। ये पौराणिक नदी मानी जाती है, हमारी बहुत पुरानी नदी मानी जाती है। भगवान शिव ने इसको गंगा को धारण किया हुआ है अपने सिर में, तो उस वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा पवित्रता मानी जाती है। लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि न जाने कितनी ही पवित्र नदियां हैं जिनकी आज भी लोग पूजा करते हैं, आज भी लोग श्रद्धा से उनको पूजते हैं। अब नेहरू जी ने अनेक टूटी फूटी इमारतें, पुरानी मूर्तियां, दीवारों में बने चित्र यानी भित्ति चित्र जो होते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं और दिल्ली में बनी जो खूबसूरत इमारतें हैं, इन सब को उन्होंने देखा, जिनके बारे में नेहरू जी को कई अतीत की कहानियां मिली। यानी उनको देखने से उनको उनकी पुरानी कहानियां हैं उसके बारे में उनको पता चला। अब नेहरू जी जब भी अपने शहर इलाहाबाद में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाते थे तो उनको हैरानी होती थी कि उनके पूर्वजों के साथ साथ विदेशी भी इस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आते रहते हैं। यानी विदेशी भी आते हैं वहाँ पर पवित्र नदी में। जब कुंभ स्नान पर्व होता है तो वहाँ पर लोग करोड़ों की संख्या में, क्योंकि ये श्रद्धा है या उनकी क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है जो पीढ़ियों से लोगों को इस नदी की ओर आकर्षित कर रही है। यानी कि आपने देखा होगा कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था तो देश विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग आए थे वहाँ पर स्नान करने के लिए। तो देश से ही नहीं, विदेशों के लोगों की भी इसमें श्रद्धा है। अब उन्होंने और भी जगह की यात्राएं की नेहरू जी ने, तो उन्हें अतीत में झांकने की अंतर्दृष्टि मिली। यानी कि उन्होंने अतीत में झांका, उनको इतिहास के बारे में जानने की अंतर्दृष्टि कैसे मिली, क्योंकि जहाँ भी गए वो उसके बारे में उनको कहानियाँ जो है जानने को मिली। तो उनके मन में जो है, नेहरू जी के मन में अतीत के सैकड़ों चित्र उभरने लगे। यानी वे जहाँ भी जाते वहाँ वो अतीत की घटनाएं जो हो चुकी हैं उनका चित्र उनको अपने सामने दिखाई देने लगता। उनको ये लगता कि वो जो अतीत की जो घटना है ना उनके सामने ही हो रही है। यानी ऐसा लगता है कि सभी अतीत की घटनाएं उनके सामने हो रही है। यानी कि बच्चों कई बार होता है कि हम जाते हैं कहीं पर, जैसे मान लो हम ताजमहल घूमने गए हैं, लाल किला घूमने गए हैं, इंडिया गेट घूमने गए हैं, तो जो गाइड होता है हमें बताता जाता है कि यहाँ राजा बैठते थे, यहाँ पर इस तरह का काम होता था। तो कई बार हम कल्पना करने लग जाते हैं कि हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो नेहरू जी को भी इस तरह की जो अंतर्दृष्टि मिल गई थी कि जो जहाँ भी वो जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि वो घटनाएं जो है साक्षात उनके सामने ही हो रही हैं। अब जो वो बनारस के पास है सारनाथ नामक जगह, वहाँ पर गए जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो नेहरू जी को ऐसा लगता है कि वे उन्हीं के सामने अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध साक्षात उनके सामने बैठे हैं और अपना उपदेश दे रहे हैं। और जब नेहरू जी अशोक के पाषाण स्तंभ को देखा नेहरू जी ने, तो उनके शिलालेखों को देखकर नेहरू जी को पता चला कि अशोक कितना महान सम्राट था। अब इसी प्रकार जब वे फतेहपुर सीकरी जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वे अकबर विद्वानों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। यानी कि सभी धर्मों को समान मानते थे और मनुष्य की तमाम शाश्वत समस्याओं का वो हल खोजता फिर रहा हो। तो इस तरह से उनको अपने सामने साक्षात अकबर नजर आते हैं जब फतेहपुर सीकरी जाते हैं वो। तो इसी प्रकार जो है नेहरू जी जहाँ भी गए उनके सामने अतीत की झांकी खुलती जा रही थी। यानी कि उनके सामने अतीत सजीव होता जा रहा था, जैसे सब कुछ उनके सामने ही हो रहा हो। तो बच्चों आपको भारत के अतीत की झांकी ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो इससे आगे का पाठ हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।